फरवरी 2026 में ईरान पर अमेरिका और इजरायल का हमला आसमान के रास्ते शुरू हुआ था। इस शूटिंग वॉर में एक ऐसी घटना थी जिसमें हमला समंदर के नीचे से हुआ और नतीजा नेवल हिस्ट्री में दर्ज हो गया। ईरान की नहीं, अमेरिका की नहीं, दुनिया की। 4 मार्च को अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी USS शार्लेट ने श्रीलंका के करीब ईरानी नौसेना के जहाज IRIS डेना को टॉर्पीडो दागकर डुबो दिया। जंग के बीच ऐसी खबर आपको ऐसी लग सकती है कि ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन ये एक बेहद दुर्लभ घटना थी। समंदर के भीतर छिपी सबमरीन किसी जहाज को डुबो दे, ऐसा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ 4 बार हुआ और IRIS डेना चौथी घटना थी पूरे 80 साल में। तो सोचिए, जो घटना 2026 में अचंभा पैदा कर सकती है, उसने आज से 1 सदी से भी पहले कैसा हड़कंप मचाया होगा। 5 सितंबर 1914 की बात है। समंदर की शांत सतह से 40 फीट नीचे जर्मन नेवी की सबमरीन U-21 गश्त कर रही थी। सतह पर सामने की तरफ ब्रिटिश नेवी का क्रूजर HMS पाथफाइंडर था। U-21 ने अपना टॉर्पीडो फायर किया। निशाना चूंकि सटीक था तो मिनटों के अंदर 3000 टन का यह जहाज डूब गया। 250 से ज्यादा लोग मारे गए और नेवल हिस्ट्री में यह पहला मौका था जब किसी सबमरीन ने टॉर्पीडो से एक जंगी जहाज को तबाह किया था, जैसे नेवी में कहते हैं टॉर्पीडो कर दिया था। इस एक घटना ने समुद्री युद्ध के पुराने सभी नियम बदल दिए। हजारों साल से समंदर की लड़ाइयां सतह पर लड़ी गईं, लेकिन गहराई में जाकर लड़ने की चाहत ने इंसान को समंदर के उस हिस्से में धकेला जिसे परपेचुअल नाइट कहा जाता है, यानी एक ऐसी रात जो कभी खत्म नहीं होती। शुरुआत में सबमरीन बनाने के कई प्रयोग फेल हुए। पानी के भारी प्रेशर ने कई जानें ली। कई लोग अपनी ही बनाई मशीन में दम घुटने से मारे गए, लेकिन डेवलपमेंट रुका नहीं। एक लकड़ी के बैरल से शुरू हुआ डिजाइन आज 20-20 हजार टन की न्यूक्लियर सबमरीन्स तक पहुंच गया है। आज समंदर की गहराइयों में ऐसी सबमरीन मौजूद हैं जो बिना सतह पर आए महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, बशर्ते खाना पीना मिल सके सेलर्स को। इनके अंदर मौजूद न्यूक्लियर हथियार आज ग्लोबल आर्म्स रेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आखिर सबमरीन का विकास कैसे हुआ? ग्रीक फिलोसोफर्स के आइडिया से शुरू हुई ये मशीन मॉडर्न मिलिट्री इंजीनियरिंग का सबसे जटिल हथियार कैसे बनी और कैसे इस मशीन ने जंगी इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिससे आप अलिफ लैला और फौजी का एक क्रॉस ओवर भी पुकार सकते हैं। कहानी की शुरुआत ग्रीक माइथोलॉजी से होती है। महान ग्रीक योद्धा अकिलीस के बारे में कहा जाता है कि वो पानी के नीचे छुपकर दुश्मन पर हमला करता था, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी थी। असली ऐतिहासिक साक्ष्य ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स की किताबों में मिलता है। इन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर का जिक्र किया है। ईसा से करीब 400 साल पहले स्पार्टा और एथेंस के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में जिक्र मिलता है कि गोताखोर पानी के नीचे जाकर दुश्मन जहाजों के लंगर काट देते थे। संभवतः अखिलीस वाली बात भी ऐसे ही रेफरेंसेस से आई होगी। अरस्तु ने लिखा है कि ये गोताखोर सांस रोकने के लिए खोखली लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद नाम आता है सिकंदर का। साल 332 ईसा पूर्व की बात है। सिकंदर ने समंदर की गहराई देखने के लिए एक ग्लास डाइविंग बेल का इस्तेमाल किया। ये कांच का एक बड़ा बैरल था और सिकंदर इसमें बैठकर पानी के नीचे गए थे। ये सबमरीन तो नहीं थी इन द क्लासिकल सेंस ऑफ द वर्ड, लेकिन ये इंसान के पानी के नीचे जाने की पहली बड़ी कोशिश जरूर थी। सबमरीन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी विज्ञान, और ये विज्ञान दिया महान ग्रीक गणितज्ञ आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी यानी उत्प्लावकता का सिद्धांत खोजा था। कहानी है कि वो बाथटब में नहा रहे थे। उन्होंने देखा कि जब वो पानी में गए तो पानी का लेवल ऊपर आ गया। इस खोज के बाद वो यूरेका कहते सड़क पर दौड़े थे। लोग कहते हैं कपड़े भी नहीं थे। आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत सिंपल है। कोई भी चीज पानी में तभी तैरती है जब वो अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर दे, पानी हटा दे। और अगर इस चीज का वजन हटाए गए पानी से कम निकला तो वो तैरेगी। मॉडर्न सबमरीन्स और शिप्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। सबमरीन के अंदर बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जिन्हें बैलिस्ट टैंक्स कहा जाता है। जब सबमरीन को
गोता लगाना होता है तो इन टैंक्स में पानी भर दिया जाता है। इससे सबमरीन भारी होती है और नीचे बैठती है। जब सरफेस पर आना होता है तो कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर से पानी को बाहर निकाला जाता है और सबमरीन ऊपर उठती है। आर्किमिडीज का ये सिद्धांत लगभग 2000 साल पुराना है, लेकिन सबमरीन की कहानी लगभग 15वीं सदी में जाकर शुरू होती है। इटली के महान आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने एक डिज़ाइन बनाया था। ये एक ऐसे जहाज का डिज़ाइन था जो पानी के नीचे जाकर दुश्मन के जहाज में छेद कर सकता था। हालांकि बस ये डिज़ाइन था। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में पहली काम करने वाली फंक्शनल सबमरीन 1620 के दशक में बनी। इसे डच इन्वेंटर कार्नेलियस ड्रेबल ने बनाया था। डच लोगों का वैसे भी पानी से बड़ा पाला पड़ता ही था। हॉलैंड पानी की जो सतह है समंदर की, उससे बहुत कम हाइट पे, बहुत सारा इलाका उनका पानी के नीचे भी है। ड्रेबल इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के लिए काम करते थे, लेकिन ड्रेबल की सबमरीन लकड़ी से बनी थी और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसके ऊपर जानवरों का चमड़ा लगाया गया था। चमड़े पर ग्रीस की फिर कोटिंग की गई थी, वाटरप्रूफिंग। और ये कोई इंजन वाली मशीन नहीं थी। इसे चलाने के लिए अंदर लोग बैठते थे और चप्पू चलाते थे। अब चप्पू बाहर निकला होता था और इन छेदों से पानी अंदर न आए, इसलिए उनके छेदों को लेदर से सील किया गया था। ड्रेबल ने अपनी इस सबमरीन को थेम्स नदी में टेस्ट किया। ये पानी के नीचे 15 फीट की गहराई तक गई और ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा चमत्कार था इंजीनियरिंग का। लेकिन इसे कभी किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग बनकर रह गई। ड्रेबल की इस कामयाबी ने साबित किया कि पानी के नीचे सफ़र करना मुमकिन है, लेकिन ये सफ़र अभी बहुत सुरक्षित नहीं था। इसके बाद आने वाले सालों में सबमरीन को हथियार बनाने की कोशिश शुरू हुई और इन कोशिशों ने समंदर के नीचे इंसानी मौतों का सिलसिला शुरू किया। जब भी आदमी हथियार बनाने की कोशिश करता है तो पहले खुद मरता है, दुश्मन को बाद में मारता है। सबमरीन का इतिहास सिर्फ कामयाबी का इतिहास नहीं है, हादसों और मौतों का भी इतिहास है। साल 1774 में इंग्लैंड के एक बढ़ई जॉन डे ने एक अजीब नाव बनाई थी। इस नाव का नाम था मारिया। इसे लकड़ी के केबिन को पूरी तरह सील करके बनाया गया था। वजन बढ़ाने के लिए, क्योंकि लकड़ी डूबेगी नहीं, तो वजन बढ़ाने के लिए इसमें भारी पत्थर बांधे गए। जॉन डे ने दावा किया कि वो इस नाव में 12 घंटे तक पानी के नीचे रह लेंगे। वो नाव के अंदर बैठे और नाव को 132 फीट गहरे पानी में उतार दिया गया, ऑलमोस्ट 35-40 मीटर। लेकिन जॉन डे ने गहराई का तो अंदाज़ा लगाया था, पानी के भारी प्रेशर का अंदाज़ा नहीं लगाया था। ठीक नहीं थी कैलकुलेशन। गहराई में जाते ही पानी के दबाव से लकड़ी का केबिन टूट गया और जॉन डे बुरी तरह कुचलकर मारे गए। सबमरीन के इतिहास में यह पहली वॉयलेंट इम्प्लोजन डेथ थी। एक्सप्लोजन बाहर की तरफ हुआ धमाका होता है, इम्प्लोजन अंदर की ओर हुआ धमाका होता है, जैसे ओशियन गेट के टाइटन सबमर्सिबल के साथ हुआ था, जब उसमें बैठे लोग जून 2023 में टाइटैनिक का मलबा देखने अटलांटिक की गहराई में उतरे थे। जॉन डे वाले हादसे के कुछ समय बाद सबमरीन को पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया। साल 1776 था। अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इस दौरान एक अमेरिकी इन्वेंटर डेविड बुशनेल ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था टर्टल, कछुआ। अब ये दिखने में किसी बड़े अखरोट जैसी थी और इसमें सिर्फ एक इंसान के बैठने की जगह थी। हाथ से पेडल मारकर चलाया जाता था। अब टर्टल का मिशन ब्रिटिश नेवी के जहाज, ब्रिटेन ने अटैक किया था अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए, तो टर्टल का मिशन ब्रिटिश नेवी के जहाज HMS ईगल को उड़ाना था। प्लान था कि टर्टल दुश्मन के जहाज के नीचे जाएगी, वहां जहाज की लकड़ी में ड्रिल करके बारूद का एक बॉक्स फिक्स किया जाएगा जिसको बाद में डेटोनेट किया जाएगा। यह मिशन अंततः फेल रहा। कहानी चलती है कि जहाज के नीचे तांबे की मोटी प्लेट लगी थी और हाथ से चलने वाली ड्रिल मशीन उस कॉपर को छेद नहीं पाई। लेकिन असलियत संभवतः यह है कि सबमरीन या जो टर्टल थी कभी वहां पहुंच नहीं पाई। बहरहाल हर नाकामी सीखने का मौका होती है। 18वीं सदी के अंत में सबमरीन तकनीक में एक और बड़ा नाम जुड़ा और ये नाम था रॉबर्ट फुल्टन का। उन्होंने सन 1800 में नॉटिलस नाम की एक सबमरीन बनाई। नॉटिलस तांबे और लोहे से बनी थी। सतह पर चलने के लिए इसमें एक पाल लगा था, सेल्स। ये पाल छतरी की तरह खुलता और बंद भी हो जाता था और पानी के नीचे जाने पर इसे हाथ से चलाने वाले प्रोपेलर से चलाया जाता था, जो पंखा सा होता है सबमरीन के पीछे। फुल्टन ने ही सबसे पहले पानी के नीचे फटने वाला बम भी डिजाइन किया था। उन्होंने इस हथियार को टॉर्पीडो नाम दिया। असल में टॉर्पीडो हथियार का नाम नहीं, ये नाम एक मछली का है, एक इलेक्ट्रिक रे का है
ये मछली अपने शिकार को करंट मारकर सुन्न करती है, फिर खाती है। तो इसीलिए एक शिकारी के नाम पे टॉर्पीडो नाम दिया हथियार का। नॉटिलस के साथ सबमरीन के विकास में आगे कई चरण आए। साल 1850 में जर्मन इन्वेंटर विलियम बाउर ने फायर डाइवर नाम की मशीन बनाई सबमरीन, लेकिन इसके टेस्ट के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। सबमरीन 50 फीट नीचे जाकर समंदर के तल में फंस गई, अंदर पानी भरने लगा, ऑक्सीजन कम होने लगा। अब बाउर और उनके साथियों की मौत श्योर थी, लेकिन बाउर ने घबराने की बजाय विज्ञान का इस्तेमाल किया। सबमरीनर्स को लेकर के वैसे भी कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा गुण, ब्रेवरी तो होती ही है नौसैनिकों में, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण होता है एक ठंडा दिमाग। क्योंकि सोच नहीं पाओगे तो आप ऐसी गलती करोगे जो अपने लिए घातक है, और आप अपने लिए घातक हैं तो दुश्मन के लिए कैसे घातक होंगे। तो बाउर ने सबमरीन के अंदर जानबूझकर पानी भरने दिया। जब अंदर और बाहर के पानी का प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर हुआ तो सबमरीन का ढक्कन या हैच अपने आप खुल गया। बाउर और उनके दो साथी हवा के एक बड़े बुलबुले के साथ सुरक्षित सतह पर आ गए। इन शुरुआती हादसों और प्रयोगों ने सबमरीन का बेसिक ढांचा तैयार कर दिया था। इंसानों को समझ आ गया था कि गहराई में कैसे जिंदा रहना है, लेकिन इससे असली हथियार बनने के लिए एक मौके की तलाश थी, और ये मौका आया अमेरिकन सिविल वॉर के वक्त। सबमरीन को अपना पहला शिकार 19वीं सदी के मध्य में मिला। ये अमेरिकन सिविल वॉर का दौर था। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच जंग चल रही थी। उत्तरी राज्यों की नेवी बहुत ताकतवर थी क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन सेटलर्स ही थे। वहीं पे नेवी आई भी थी अंग्रेज़ों की। इन्होंने समंदर के रास्तों पर कब्जा करके दक्षिणी राज्यों की घेराबंदी कर दी, और इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए दक्षिणी राज्यों ने एक वेपन बनाया जिसका नाम था HL हानले। ये लोहे के एक पुराने बॉयलर से बनी सबमरीन थी, और इसके अंदर सिर्फ 4 फीट की ऊंचाई थी, उतनी ही जगह थी। 8 लोग एक साथ बैठकर हाथ से क्रैंक घुमाते थे, और इस भारी क्रैंक से सबमरीन का प्रोपेलर चलता था। क्रैंक ऐसे ऐसे चलेगा तो पीछे प्रोपेलर, वो पंखा घूमेगा, सबमरीन आगे बढ़ेगी। सबमरीन के अंदर सांस लेने के लिए बहुत सीमित हवा थी। अब नाम तो सबमरीन दिया गया, प्रोपेलर है, क्रैंक भी है, लेकिन वास्तव में ये एक चलता फिरता ताबूत था। टेस्टिंग के दौरान ही ये 2 बार डूबी, और इन हादसों में इसके इन्वेंटर HL हानले सहित 13 लोग दम घुटने से मारे गए। लेकिन युद्ध की जरूरत इतनी बड़ी लगी उन्हें कि इसे फिर भी असली मिशन पर उन्होंने डिप्लॉय किया। तारीख थी 17 फरवरी 1864। रात के अंधेरे में हानले समंदर में उतरी। इसका टारगेट था उत्तरी राज्यों का युद्धपोत USS हुसेटोनिक। ये 1200 टन का भारी जंगी जहाज था, उस जमाने के हिसाब से बड़ा साइज। हानले के पास कोई दूर से फायर होने वाला मॉडर्न टॉर्पीडो नहीं था। क्या था इसके पास? इसके आगे लकड़ी का एक 22 फीट लंबा डंडा था, और इस डंडे के सिरे पर 60 किलो बारूद से भरा एक सिलेंडर बंधा था जिसे स्पार टॉर्पीडो कहा गया। इस हथियार के साथ हानले धीरे धीरे दुश्मन जहाज के करीब पहुंची। उसने बारूद वाला डंडा जहाज के निचले हिस्से में टकराया, रैम किया, और एक जोरदार धमाका हुआ। 5 मिनट के अंदर USS हुसेटोनिक समंदर में डूब गया, और इतिहास में पहली बार सबमरीन ने जंग के दौरान दुश्मन के जहाज को तबाह किया। लेकिन इस कामयाबी की कीमत हानले को भी चुकानी पड़ी। धमाके के बाद हानले कभी सतह पर वापस नहीं लौटी। वो अपने सभी 8 क्रू मेंबर्स के साथ समंदर की गहराई में ही दफन हो गई। इस एक घटना ने साबित किया कि समंदर के नीचे से जानलेवा हमला मुमकिन है। विज्ञान और युद्ध का यह नया तरीका पूरी दुनिया के दिमाग पर छाने लगा। सबमरीन एक कारगर हथियार बनने को तैयार थी, और जरूरत थी बस एक अच्छे इंजन की। अमेरिकी गृहयुद्ध ने साबित कर दिया था कि सबमरीन दुश्मन का जहाज तो डुबा सकती है, लेकिन एक डंडे में बारूद बांधकर दुश्मन से टकराना पूरी तरह से एक सुसाइड मिशन था। सबमरीन को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जिसे दूर से फायर किया जा सके। ये कमी एक ब्रिटिश इंजीनियर रॉबर्ट व्हाइटहेड ने पूरी की। साल 1866 में उन्होंने दुनिया का पहला सेल्फ प्रोपेल्ड टॉर्पीडो बनाया जो कंप्रेस्ड हवा के प्रेशर से चलता था, है ना। एक बलून की तरह आप इमेजिन कीजिए, पीछे से हवा निकल रही, पानी में आगे बढ़ रहा है। ये पानी के नीचे खुद तैरकर दुश्मन के जहाज से टकरा सकता था, और अब दुश्मन के जहाज के बिल्कुल करीब जाने की जरूरत नहीं रह गई थी। हथियार मिल गया, लेकिन सबमरीन को चलाने का तरीका अभी भी बहुत पुराना था। हाथ से पेडल मारना बहुत धीमा और थका देने वाला काम था। ऑल्सो आप वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हो जो सबमरीन के अंदर है। 1879 में जॉर्ज गैरेट नाम के एक ब्रिटिश पादरी ने रिसर्जम नाम के एक सबमरीन का डिजाइन पेश किया। ये स्टीम पावर्ड इंजन से चलती थी। ये डिजाइन तकनीक के हिसाब से बहुत कामयाब ऑब्वियसली नहीं हो पाया, क्योंकि स्टीम पैदा करने के लिए
कुछ जलाना पड़ेगा। लेकिन बेसिल ज़ेरॉफ नाम के एक शातिर आर्म्स डीलर ने इसमें एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख ली, आपदा में अवसर। ज़ेरॉफ ने सबमरीन का डिजाइन सबसे पहले ग्रीक्स को बेचा। इसके बाद वो तुर्कों के पास गया। उसने तुर्की की सरकार से कहा कि ग्रीस ने सबमरीन ले ली, आप भी ले लीजिए। उसने तुर्की को भी 2 सबमरीन बेच दी। इसके बाद वो रूस गया और यहां भी यही डर दिखाकर तीसरी डील फाइनल कर ली। असलियत में ये सारी सबमरीन पानी में ठीक से काम नहीं करती थी, लेकिन ज़ेरॉफ ने हथियारों की रेस और डर के इस बिजनेस से बहुत पैसा कमा लिया। सबमरीन की सबसे बड़ी मुश्किल इंजन की थी। भाप का इंजन पानी के नीचे काम नहीं कर सकता था। उससे निकलने वाला धुआं और गर्मी अंदर बैठे क्रू के लिए जानलेवा थी। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है कि ऑक्सीजन यूज हो जाएगी तो मर जाएंगे सब। इस टेक्निकल मुश्किल को एक आयरिश इन्वेंटर जॉन फिलिप हॉलैंड ने सुलझाया। हॉलैंड को मॉडर्न सबमरीन्स का पिता माना जाता है। जो सबमरीन्स आप आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं, हॉलैंड से ही आई हैं। हॉलैंड द मैन, नॉट द कंट्री। इन्होंने दुनिया की पहली प्रैक्टिकल सबमरीन बनाई, जिसे यूएस नेवी ने खरीदा भी। इस सबमरीन की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल जॉन फिलिप को सबमरीन बनाने के लिए फंडिंग की जरूरत थी। ये फंडिंग इनको मिल रही थी आयरिश रिपब्लिकन से। रिपब्लिकन माने वो लोग जो ब्रिटिश मोनार्की को आयरलैंड से बाहर निकालना चाहते थे, आयरिश क्रांतिकारी। ये ब्रिटिश नेवी के जहाजों को डुबाना चाहते थे। माउंटबेटन की हत्या भी की थी इन्होंने। अब उस जमाने में इन्हें फेनियंस कहा जाता था, इसलिए सबमरीन का नाम फेनियन रैम पड़ा। अब हुआ ये कि हॉलैंड तो इन्वेंटर थे, सबमरीन की टेस्टिंग में उन्हें वक्त लग रहा था। फेनियन रैम में 15 हॉर्स पावर का एक ब्रेटॉन पिस्टन इंजन लगा था जो केरोसिन पर चलता था। अब सतह पर तो इंजन ठीक काम करता था, लेकिन पानी के नीचे दिक्कत आती थी, क्योंकि किसी भी तेल वाले इंजन को या जिसमें भी इंटरनल कंबशन या बाहर कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब फेनियन रैम पानी के नीचे जाती थी तो इंजन सबमरीन के अंदर मौजूद क्रू के सांस लेने वाली हवा को ही खींचने लगता था और इससे अंदर हवा का प्रेशर बिगड़ता था, स्पेशली उसका कॉम्पोजिशन चेंज होता था, CO2 बढ़ता था, नाविकों का दम घुटता था। बाद में हॉलैंड ने इसके लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे पाए। हॉलैंड सबमरीन की बार बार टेस्टिंग कर उसे बेहतर बनाने की जुगत में थे, लेकिन आयरिश क्रांतिकारियों का सब्र टूट गया। उन्होंने अपनी ही सबमरीन को हाईजैक कर लिया और उसे लेकर नदी में उतर गए। अब सबमरीन चलानी तो इनको आती नहीं थी, तो सबमरीन किनारे पर टकराकर क्रैश हो गई और इस बात से हॉलैंड इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद हॉलैंड ने एक नई सबमरीन बनाई। उन्होंने लॉजिक लगाया कि पानी के ऊपर और पानी के नीचे चलने के लिए अलग अलग पावर सोर्स की जरूरत है। उन्होंने अपनी सबमरीन में 2 इंजन लगाए। सतह पर चलने के लिए पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया। इसी पेट्रोल इंजन से जनरेटर चलता था जो सबमरीन की भारी बैटरी को चार्ज करता था। पानी के नीचे जाने पर पेट्रोल इंजन बंद कर दिया जाता था और इसके बाद सबमरीन पूरी तरह से बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर पर चलती थी। इलेक्ट्रिक मोटर न तो धुआं पैदा करती है और न ही इसे हवा की खास जरूरत होती है। इनफैक्ट कोई जरूरत नहीं होती है। इस तरह दुनिया की पहली मॉडर्न सबमरीन बनी। साल 1900 में अमेरिकी नेवी ने इसे आधिकारिक तौर पर खरीद लिया। दूरदृष्टा तो हथियारों के मामले में अमेरिकन थे, ये मानना पड़ेगा। नाम दिया गया इसे, गेस व्हाट, USS हॉलैंड। आज भी दुनिया की ज्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स जो हैं, हॉलैंड के इसी बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल पर काम करती हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश सबमरीन को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने लगे, लेकिन कई बड़े नेवल ऑफिसर्स तब इसे खिलौना मानते थे कि ये क्या है। उनका मानना था कि असली लड़ाई जो मर्द लड़ते हैं, वो लड़ाई तोपों से होती है, बड़े बड़े जहाज़ों से होती है। लेकिन 22 सितंबर 1914 को ये सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। प्रथम विश्व युद्ध की बात है। जर्मन नेवी की सबमरीन U9 उत्तरी नॉर्थ सी में गश्त कर रही थी। इसके कैप्टन थे ऑटो वेटिगन। वेटिगन ने अपने पेरिस्कोप से 3 बड़े ब्रिटिश क्रूजर्स को देखा और एक के बाद एक इन सबको टॉर्पीडो कर दिया। 1 घंटे के अंदर तीनों ब्रिटिश जहाज समंदर में डूब गए। 1400 से ज्यादा ब्रिटिश नौसैनिक मारे गए। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि एक छोटी सी सबमरीन विशाल नेवी को हैरेस कर सकती है। पनडुब्बियों ने खेल के नियम बदल दिए। उनके आने से पहले नौसेनाएं सी कंट्रोल की फिलॉसफी पे काम करती थी कि आप इतने जहाज बनाइए कि आप पानी के सतह को कंट्रोल कर सके। कुछ वैसे जैसे आर्मी बूट्स ऑन ग्राउंड से करती है कि जहां सैनिक खड़ा है वो जमीन उसके देश की हो गई, तो आप शिप से समंदर कंट्रोल करो, उसका सरफेस। लेकिन एक विशाल समंदर पर सी कंट्रोल बहुत मुश्किल है। दुनिया का आप देखिए 3/4 से ज्यादा पानी ही तो है। कितने जहाज आप बना लेंगे? किसी बड़े साम्राज्य ने अगर कुछ जहाज बना लिए तो फिर उनसे लड़ने को अगर जो सामने आ रहा है उसको भी उतने ही जहाज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि
तभी आप उतने इलाके को डोमिनेट कर पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे। सबमरीन्स ने इस लॉजिक को तोड़ दिया, कहा कि सी कंट्रोल करना ही क्यों है, सी डिनायल करो। मतलब एक ऐसा सिस्टम कि दुश्मन आपके प्रभाव वाले समंदर में आने की ही ना सोचे, डिनाई द सीज टू द एनिमी। और इस डिनायल का सबसे कारगर हथियार आज भी सबमरीन्स हैं। माइंस भी हैं, लेकिन मेन काम होता है सबमरीन से। पानी पर तैरने वाले जहाज कितने ही उन्नत हों, उन्हें पानी की सतह के नीचे देखने में दिक्कत होती है। इवन 2026 की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी दिक्कत होती है। ऐसे में अगर यह खतरा हो कि पानी के नीचे कोई सबमरीन आकर जहाज को डुबो देगी, तो पानी पर तैरने वाला जहाज कितना भी ताकतवर हो, कितना भी क्रू टैलेंटेड हो, वो उस इलाके में जाने से कतराएगा जरूर। यही सी डिनायल है। दुश्मन के पास 100 जहाज़ों कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी एक सबमरीन पानी के अंदर मौजूद है तो इन 100 के 100 जहाज़ों को डेटर कर सकती है, क्योंकि वो सबमरीन है कहाँ ये मालूम करना बहुत मुश्किल था और 2026 के टेक्नोलॉजी के बावजूद बहुत मुश्किल है, आने वाले कुछ साल रहेगा भी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के पास सबसे ताकतवर नेवी थी, माने वो सी कंट्रोल के माहिर थे। जर्मन अगर जहाज पर जहाज बनाने बैठ जाते अंग्रेजों की तरह तो बराबरी करने में ही दशकों लगते। तो उन्होंने लड़ाई की फिलॉसफी बदली, पानी के नीचे लड़ने की ठानी, सबमरीन्स बनाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले समंदर में युद्ध लड़ने का एक बड़ा पुराना और जेंटलमैन तरीका लागू था। इसे प्राइज रूल्स या क्रूजर रूल्स कहते थे। अब ये नियम किसी एक देश ने नहीं बनाए थे, सदियों से समंदर में व्यापार करने वाले देशों ने आम सहमति से ये नियम तय कर दिए थे। फिर 1907 के हेग कन्वेंशन में इन्हें ऑफिशियली इंटरनेशनल नेवल लॉ बनाया दिया गया। इन संधियों पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे सभी बड़े देशों के दस्तखत थे और नियम बिल्कुल सिंपल था। कोई भी जंगी जहाज या सबमरीन किसी निहत्थे पैसेंजर या मर्चेंट वेसल पर छुपकर हमला नहीं करेगी। सबमरीन को पहले सरफेस पर आना होगा, इसके बाद एक वार्निंग शॉट फायर करना होगा। मर्चेंट वेसल को इसके बाद रुकना है। सबमरीन का एक ऑफिसर उस जहाज पर जाएगा, उसके पेपर्स चेक करेगा। अगर जहाज में हथियार या दुश्मन का मिलिट्री सामान मिलता है तभी इसे सिंक किया जा सकता है, लेकिन जहाज को डुबोने से पहले सबमरीन के कैप्टन को यह पक्का करना होता था कि मर्चेंट जहाज का जो पूरा क्रू है सुरक्षित लाइफ बोट्स में बैठ जाए। यह सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि युद्ध के दौरान बेगुनाह नागरिकों और न्यूट्रल देशों के व्यापारियों की जान न जाए। आप नेवल वेसल उसको टारगेट करो, लेकिन जो क्रूजर शिप्स हैं, क्योंकि तब आप देखिए हवाई यात्रा इतनी सिंपल नहीं थी, आप अटलांटिक क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो सबको शिप से ही चलना है। तो मर्चेंट वेसल्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस रूल की जरूरत थी। अब यह सिस्टम था तो सही, तब आप पूछ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में हजारों मर्चेंट शिप्स क्यों टॉर्पीडो किए गए, प्राइज रूल्स का पालन क्यों नहीं हुआ, फेल क्यों हुए। सीन ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में जर्मन यू बोट्स प्राइस रूल्स का बहुत कड़ाई से पालन करती थी, लेकिन तब के ब्रिटिश नेवल चीफ यानी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी विंस्टन चर्चिल ने एक शातिर चाल चली, चीटिंग की इस आदमी ने। उन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट वेसल्स को खुफिया आदेश दिया कि अगर कोई जर्मन सबमरीन नियमों के तहत चेकिंग के लिए सतह पर आए तो उसे पूरी स्पीड से रैम करो, टक्कर मार दो, डुबा दो। इसके अलावा ब्रिटेन ने क्यू शिप्स नाम के खास जहाज समंदर में उतारे। ये देखने में बिल्कुल आम मर्चेंट शिप्स लगते थे, लेकिन इनके अंदर भारी तोपें छुपी होती थी। जैसे ही सबमरीन सतह पर आकर वार्निंग देती, क्यू शिप्स अपने तिरपाल हटाते और तोपों से सबमरीन के परखच्चे उड़ा देते। जर्मन कमांडर्स को समझ आया कि सतह पर आकर इन रूल्स को फॉलो करना उनके लिए एक सुसाइड मिशन है। आज भी कोई सबमरीन कभी भी दुश्मन के इलाके में सरफेस नहीं करती है। क्यों? आप सरफेस पे हैं, मतलब आप देखे जा सकते हैं और जिसे देखा जा सकता है उसे टारगेट किया जा सकता है। जर्मनी को यह सबक कई सबमरीन्स और बड़े टैलेंटेड नौसैनिक होने के बाद मिला। ब्रिटेन की क्यू शिप्स और रैमिंग वाली चालों का जवाब देने के लिए जर्मनी ने नियमों को तोड़ने का फैसला किया। 4 फरवरी 1915 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर का ऐलान किया। जर्मनी ने ब्रिटेन के चारों तरफ समंदर को वॉर जोन घोषित किया। जर्मन नेवी का नया आदेश साफ था कि इस वॉर जोन में दिखने वाले हर ब्रिटिश या दुश्मन मर्चेंट वेसल को बिना किसी वार्निंग के सीधे टॉर्पीडो किया जाएगा, डुबा दिया जाएगा। क्रू की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी, टोटल सी डिनायल होगा। इसी पॉलिसी के तहत 7 मई 1915 को एक घटना हुई थी। जर्मन यू बोट ने आरएमएस लुसिटेनिया नाम के एक पैसेंजर शिप पर टॉर्पीडो दागा था और यह जहाज अमेरिका से ब्रिटेन जा रहा था। टॉर्पीडो लगने के सिर्फ 18 मिनट के अंदर जहाज डूब गया
और इस हमले में 1198 लोग मारे गए और मरने वालों में 124 अमेरिकी नागरिक भी थे। अमेरिका तब इस बात से बहुत नाराज भी हुआ था। अमेरिका के दबाव के चलते जर्मनी ने सितंबर 1915 में ससेक्स प्लेज नाम का समझौता किया और बिना वार्निंग हमले रोके। लेकिन जर्मनी की हालत युद्ध में खराब हो रही थी, उससे ब्रिटेन की सप्लाई लाइन पूरी तरह से काटनी थी। इसलिए 1 फरवरी 1917 को जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर को फिर से शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने तक जर्मन यू बोट्स ने 5000 से ज्यादा जहाजों को समंदर में डुबाया था। समंदर के नीचे लड़े जाने वाले युद्ध का ये बस ट्रेलर ही था, लेकिन क्योंकि अगली बार 4 गुना शिप्स डुबाए गए, 20,000 के करीब। साल 1939 जर्मनी के पास एक बार फिर ब्रिटेन की विशाल नेवी का मुकाबला करने के लिए बड़े जहाज नहीं थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई में उन पर बैन भी लगा हुआ था। इसलिए जर्मन एडमिरल कार्ल डोनिट्ज ने एक नई रणनीति बनाई। इसे कहा गया वोल्फ पैक, यानी भेड़ियों का झुंड। रणनीति बड़ी साफ थी, सिंपल ही थी, बट वेरी इंटेलिजेंट। एक सबमरीन दुश्मन के जहाज़ों का पता लगाएगी, फिर वो रेडियो से बाकी सबमरीन्स को बुलाएगी और रात के अंधेरे में चारों तरफ से एक साथ हमला होगा। अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा था तब, जिसे द ब्लैक पिट कहते थे या मिड अटलांटिक गैप। ये समंदर के बीचों बीच का वो इलाका था जहां अमेरिका या ब्रिटेन के बॉम्बर हवाई जहाज जो होते थे, बॉम्बर्स, उड़ान भरकर नहीं पहुंच सकते थे। जो नीचे वेसल्स चल रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ यूएस है। अब बॉम्बर यहाँ तक आ सकता है, ब्रिटेन का इनका यहाँ तक आ सकता है, बीच में एक जगह है जहाँ बॉम्बर्स नहीं आ सकते, यहाँ वुल्फ पैक करते थे हमला। इस इलाके में जहाज़ों को आसमान से कोई कवर नहीं मिलता था और इसी ब्लैक पिट में दर्जनों यू बोट्स रात के अंधेरे में जुटती थीं। वो चारों तरफ से एक साथ टॉर्पीडो फायर करती थी और इस रणनीति के दम पर जर्मन नेवी ने अटलांटिक में 1939 से लेकर 1943 की शुरुआत तक, यानी लगभग 3.5 साल तक एक तरफा बढ़त बनाए रखी। अमेरिका से ब्रिटेन जाने वाली सप्लाई लाइन पूरी तरह से ठप पड़ गई और इन शुरुआती सालों में डोनिट्ज के वुल्फ पैक्स ने एलाइज के करीब 3000 मर्चेंट वेसल्स को समंदर में डुबाया। 1 करोड़ टन से ज्यादा का जरूरी माल, हथियार और राशन पानी में डूब गया। हजारों नाविक मारे गए। अंत में मित्र राष्ट्रों ने इसका तोड़ निकाला। जर्मन वुल्फ पैक से बचने के लिए उन्होंने कॉन्वॉय सिस्टम लागू किया। मर्चेंट वेसल्स को फिर अकेले भेजना बंद किया गया। वो दर्जनों के झुंड में चलते थे और उनके चारों तरफ एस्कॉर्ट चलता था, जंगी जहाज़ों का, है ना, नेवल शिप्स का। इसी के साथ एक नई एंटी सबमरीन तकनीक आई, HFDF, पूरा नाम हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट फाइंडिंग। यू बोट्स को हमले की रणनीति बनाने के लिए रेडियो सिग्नल्स एक्सचेंज करने पड़ते थे और इसके लिए उन्हें करना पड़ता था सरफेस, सतह पर आना पड़ेगा। अब एस्कॉर्ट जहाज़ों पर लगे हफडफ एंटीना, HFDF एंटीना, इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स को पकड़ लेते थे। इसके बाद 2 या उससे ज़्यादा एस्कॉर्ट शिप्स मिलकर इन सिग्नल्स को ट्रायंगुलेट करते थे कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। 3 पॉइंट से आप ट्रायंगुलेट करोगे तो लगभग एक्यूरेट पोजीशन मिलती है और ऐसे यू बोट की या उस वुल्फ पैक की सटीक लोकेशन डिग्री और कोऑर्डिनेट्स में आ जाती थी। इसके साथ ही हेजॉग नाम का एक हथियार इस्तेमाल हुआ। पुराने डेप्थ चार्ज यानी पानी के भीतर फटने वाले बम जहाज के पीछे से गिराए जाते थे। अब इनके जोरदार धमाके से जहाज का अपना सोनार भी अंधा होता था। क्यों? सोनार क्या कर रहा है? जैसे रडार रेडियो वेव्स भेज करके पता लगाता है, सोनार साउंड वेव्स भेजता है और साउंड वेव जब टकरा कर वापस आती है तो उसको रीड करके सोनार एक पिक्चर बनाता है। अब अगर आप एक बम फोड़ रहे हो तो वो बहुत सारी आवाज़ ही तो पैदा कर रहा है, तो जहाँ बम फटेगा सोनार के लिए वो एक ब्लैक होल या वाइट नॉइस हो जाएगा। तो ये दिक्कत थी। अगर आप पीछे से बॉम्ब्स फेंक रहे हैं तो शिप के पीछे आपका सोनार देख नहीं पाएगा। हेजहॉग इस कमी को दूर करने के लिए बनाए गए जहाज के आगे की तरफ से एक साथ 24 छोटे स्पिगट मोटार्स का एक घेरा फायर करता था। इन बमों की खासियत थी कि तभी फटते थे जब सीधे सबमरीन के लोहे से टकराते थे। अगर निशाना चूका तो कोई धमाका नहीं होता था। इससे जहाज का सोनार काम करता रहता था और वो ट्रैक करके दोबारा हमला कर पाता था। स्क्विड नाम से एक और एडवांस हथियार था। ये 3 बैरल वाला मोटार था जो सीधे जहाज के सोनार डेटा से लिंक था। ये सबमरीन के गहराई को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता था और 3 भारी बम बिल्कुल सबमरीन के निश्चित घेरे में गिराता था ताकि पानी के अंदर भारी प्रेशर क्रिएट हो और सबमरीन का ढांचा कुचल जाए। हथियारों के अलावा जर्मन यू बोट्स को हराने में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ कोड ब्रेकिंग। एनिग्मा मशीन का नाम आपने सुना होगा, वो मशीन जिसका कोड ब्रेक कर ब्रिटेन ने युद्ध में बढ़त बनाई। इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एनिग्मा मशीन ब्रिटेन के हाथ कैसे लगी। तारीख थी 9 मई 1941। अटलांटिक महासागर में जर्मन सबमरीन U-110 गश्त कर रही थी। इसके कैप्टन फ्रिट्ज जूलियस लेम्प थे
उन्होंने ब्रिटिश जहाज़ों के काफिले पर टॉर्पीडो फायर किया, लेकिन एक ब्रिटिश जंगी जहाज़ HMS ऑब्रिटिया ने देख लिया इनको। ऑब्रेटिया ने पानी के नीचे डिस्चार्ज फायर किए। लगातार हुए धमाकों से U-110 की मोटर बुरी तरह हो गई डैमेज। अब सबमरीन में जहरीली गैस भरने लगी। कैप्टन लेम को लगा कि सबमरीन डूब जाएगी, तो उन्होंने तुरंत सरफेस पर आने और सबमरीन खाली करने का आदेश दिया, अबैंडन शिप। जर्मन नाविकों ने घबराहट में सबमरीन छोड़ दी और वो समंदर में कूद गए। अब जर्मन नेवी में प्रोटोकॉल था कि सीक्रेट एनिग्मा मशीन और कोड बुक्स को हर हाल में नष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन लेम को लगा कि बोट तो डूब रही है, तो उन्होंने मशीन को नष्ट करने में वक्त लगाया नहीं, जानें बचाई। अब हुआ ये कि U-110 पूरी तरह से डूबी नहीं। पास ही मौजूद ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर HMS बुलडॉग ने यह देख लिया और बुलडॉग से एक फिर बोट पानी में उतारी गई और रॉयल नेवी के नौसैनिक अपने कुछ साथियों के साथ उस डूबती हुई जर्मन सबमरीन के अंदर घुसे। जब कैप्टन लेम ने दूर से देखा कि ब्रिटिश नौसैनिक उनकी सबमरीन में जा रहे हैं, तो वो रोकने के लिए वापस तैरते हुए आए, लेकिन बीच समंदर में ही मारे गए। रॉयल नेवी ने सारा सामान निकाल लिया और अगले दिन U-110 को समंदर में डुबा दिया। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन प्रिमरोज नाम दिया गया और इसे दुनिया से छिपा कर रखा गया। जर्मनी को लगा कि उनकी मशीन सबमरीन के साथ ही समंदर में डूब गई होगी या नौसैनिकों ने तबाह कर दी होगी। वो मशीन और किताबें बहुत गुप्त तरीके से ब्रिटेन के ब्लेचले पार्क ले जाई गई। वहां गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग और उनकी टीम ने इन कोड बुक्स की मदद से जर्मन नेवी का नेवल कोड हैक किया एनिग्मा मशीन बना के। वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का या कम से कम ब्रिटेन से 19 रह जाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि हिटलर गोरिंग की बात ज़्यादा सुनता था। गोरिंग लुफ्टवाफा यानी उस समय की जो जर्मनी थी उसकी एयर फोर्स का कमांडर था और उसने हिटलर को बता रखा था कि मैं आसमान से ही ब्रिटेन में धुआं भर दूंगा, लेकिन वो इस प्रॉमिस पर डिलीवर नहीं कर पाए। अब जो डोनिट्ज थे वो हमेशा से लगातार कह रहे थे हिटलर से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स बनाइए और इफ़ यू आर एबल टू सिंक एनफ शिप्स तो हम ये लड़ाई खींच सकते हैं, जीतेंगे नहीं तो। और डोनिट्ज लगातार कह रहे थे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अमेरिका से आने वाले जहाज़ों को डुबाते रहे तो अंततः ये लड़ाई हम जीत सकते हैं, दुश्मन को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हिटलर ने लगातार गोरिंग की सुनी, लुफ्टवाफे पर इन्वेस्ट किया और क्या नतीजा हुआ? लुफ्टवाफा अपने प्रॉमिस को डिलीवर नहीं कर पाई। बाद में हिटलर ने डोनिट्ज को फंड्स दिए, ताकत दी, लेकिन तब तक के बहुत देर हो गई थी और जर्मनी लड़ाई में पिछड़ने लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी और सबमरीन, इन तीन कीवर्ड्स के साथ एक और किस्सा है। मई 1945 की बात है। जर्मन सेना ने सरेंडर किया, लेकिन जर्मन नेवी के सबमरीन U-977 इसने सरेंडर करने से मना किया। इसके कैप्टन सबमरीन को लेकर पानी के नीचे ही नीचे अर्जेंटीना चले गए। 66 दिनों तक लगातार समंदर के नीचे छिपे रहे। अंदर इतनी गंदगी और बदबू जमा हो गई कि क्रू के लोग पागल होने लगे। सबमरीन से कचरा बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरी में नाविकों को अपना कचरा टॉर्पीडो ट्यूब से फायर करना पड़ा। जब ये सबमरीन अर्जेंटीना पहुंची तो दुनिया भर में एक अफवाह फैल गई। कहा गया कि एडोल्फ हिटलर मरा नहीं है, बल्कि इसी सबमरीन में छुपकर साउथ अमेरिका भाग गया। साल 1945 के बाद दुनिया बदल गई। कोल्ड वॉर शुरू हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी देन थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तब बॉम्ब्स बने और इस टेक्नोलॉजी ने सबमरीन्स को भी बदला। साल 1954 में अमेरिका ने USS नॉटिलस लॉन्च की और ये दुनिया की पहली न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन थी। अब सबमरीन को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सरफेस पर आकर डीजल जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं थी। वो महीनों अंदर रह सकती थी। क्रू तक खाना और हथियार पहुंचते रहे तो सबमरीन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट समय तक समंदर में गोता लगा सकती थी। चूंकि सरफेस पर आना ही नहीं है, तो सरफेस से जुड़े सारे रिस्क भी सबमरीन के लिए कम हो जाते हैं। इनकी इसी काबिलियत ने कोल्ड वॉर के दौरान एक नए जासूसी खेल को जन्म दिया। फिर एक दूसरे पर नजर रखने के लिए सोवियत यूनियन और अमेरिका के सबमरीन्स महीनों तक एक दूसरे का पीछा करती थी। हर सबमरीन के बिल्कुल पीछे उसके अपने प्रोपेलर की तेज आवाज के कारण एक ब्लाइंड स्पॉट बनता था। जैसे बॉम्ब से होता था सोनार की दिक्कत, वैसे ही प्रोपेलर की आवाज से भी होता था और इसे नेवल भाषा में बैफल्स कहा जाता है। इस हिस्से में सबमरीन का सोनार पीछे से आने वाली किसी भी आवाज को नहीं सुन पाता। अमेरिकी और ब्रिटिश सबमरीन्स इसी ब्लाइंड स्पॉट में छिपकर सोवियत सबमरीन्स का पीछा करती थी। अब ये चेक करने के लिए कि कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा, सोवियत कमांडर्स एक बहुत खतरनाक पैतरा अपनाते थे। वो अचानक अपने सबमरीन को फुल स्पीड में 180 डिग्री या 360 डिग्री घुमाते थे ताकि उनका सोनार पीछे के हिस्से को भी स्कैन कर ले।
यूएस नेवी ने इस पैतरे को क्रेजी इवान नाम दिया था, क्योंकि एक भारी न्यूक्लियर सबमरीन को बिना देखे इतनी तेज स्पीड से पीछे मोड़ना पूरी तरह से पागलपन था। क्यों? अगर ब्लाइंड स्पॉट में वाकई कोई दुश्मन सबमरीन हो तो दोनों की भयानक टक्कर तय थी। इस अंधेरे खेल में कई बार गहरे समंदर में सबमरीन्स की आपस में टक्कर भी हुई। न्यूक्लियर सबमरीन्स टकराई हैं आपस में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबमरीन का सबसे पहला इस्तेमाल शिप को डुबाने में साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, हिंदुस्तान में। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का समय था। पाकिस्तानी नेवी की सबमरीन पीएनएस हंगोर समंदर में गश्त कर रही थी। ये एक फ्रेंच डैफ्ने क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। इसने भारतीय नेवी के फ्रिगेट आईएनएस खोखरी पर टॉर्पीडो से हमला किया। हमने हमला तो वैसे कराची के पोर्ट पर किया था, उसकी नाकेबंदी की थी। हंगोर इस टास्क फोर्स को रिस्पॉन्ड कर रही थी। आईएनएस खोखरी समंदर में डूब गई। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला समेत 194 नौसैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। और जहां तक न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन की बात है, इनकी असली ताकत 1982 में दिखी। ये फाकलैंड वॉर्स का समय था। ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच जंग चल रही थी। 2 मई 1982 को ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन एचएमएस कॉन्करर ने अर्जेंटीना के क्रूजर एआरए जनरल बेलग्रानो को ट्रैक किया। कॉन्करर ने 2 टॉर्पीडो फायर किए और 10,000 टन का ये विशाल क्रूजर 45 मिनट के अंदर समंदर में डूब गया। इसमें सवार 323 लोग मारे गए, नौसैनिक। नेवल हिस्ट्री में ये पहला मौका था जब किसी न्यूक्लियर सबमरीन ने जंग में दुश्मन के जहाज को तबाह किया। इसके बाद 2010 में नॉर्थ कोरिया की योनो क्लास की एक सबमरीन ने साउथ कोरियन नौसेना के जहाज ROKS च्योनान को डुबाया। और फिर 2026 में USS शार्लेट ने ईरान के IRIS देना को डुबाया। आज अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के पास ऐसी सबमरीन्स हैं। इनमें से सिर्फ एक सबमरीन के अंदर इतने न्यूक्लियर हथियार होते हैं कि वो कई देशों को पल भर में राख कर सकती हैं। हम उन स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स की बात कर रहे हैं जो न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स फायर कर सकती हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि युद्ध का यह हथियार आज युद्ध करने से ज़्यादा युद्ध रोकने का जरिया है, डेटरेंट है। कोल्ड वॉर के दौरान सबमरीन्स न्यूक्लियर हथियारों के उस सिस्टम का हिस्सा बने जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। ट्रायड का पहला हिस्सा ज़मीन के अंदर बने मिसाइल साइलो थे, दूसरा हिस्सा हवा में उड़ने वाले बॉम्बर्स थे। लेकिन इन दोनों सिस्टम्स में एक कमी थी। दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट जमीन पर मौजूद मिसाइलों की सटीक लोकेशन देख सकते थे और दुश्मन के रडार हवा में उड़ने वाले बॉम्बर्स को बहुत दूर से ट्रैक कर सकते थे। डर ये था कि अगर कोई देश अचानक फर्स्ट स्ट्राइक कर दे तो ये दोनों सिस्टम लॉन्च होने से पहले ही तबाह हो जाएंगे। ऐसे में पलटवार करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए एक ऐसे तीसरे हथियार की जरूरत थी जिसे दुश्मन न देख सके, नहीं नष्ट कर सके। और यहीं से न्यूक्लियर ट्रायड का तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा बनी SLBMs, पानी के नीचे छिपकर वार करने वाली स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स जो न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स फायर कर सकती हैं। लॉजिक इनका बड़ा सिंपल है कि अगर दुश्मन देश अचानक हमला करके जमीन और हवा के सारे हथियार तबाह कर दे, कमांड स्ट्रक्चर को तबाह कर दे, तब भी सबमरीन तो सुरक्षित रहेगी और जवाबी हमला करेगी। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। साल 1959 में अमेरिका ने USS जॉर्ज वॉशिंगटन नाम की दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कमीशन की। इसके अंदर 16 पोलारिस न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात थी जिन्हें पानी के नीचे से दागा जा सकता था। सोवियत यूनियन ने भी जल्दी अपने मिसाइल सबमरीन समंदर में उतारी। सबमरीन्स की इसी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ने म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन की रणनीति को असलियत में बदला। इसका सीधा मतलब ये था कि अगर तुमने हम पर परमाणु हमला किया तो समंदर में छिपी हमारी मिसाइल तुम्हें भी पूरी तरह खत्म कर देगी। बड़े खुशी की बात है कि आज अलिफ लैला का जब ये एपिसोड हम शूट कर रहे हैं, भारत का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से पूरा हो गया है। पूरी तरह से पूरा क्यों कहा, आपको समझ में आएगा। वैसे तो भारत की INS अरिहंत 2016 में ही कमीशन हो गई थी। 2018 में इसने अपना पहला डेटरेंट पेट्रोल पूरा भी कर लिया था, यानी गश्त लगाई। और इसी पर लगी K सीरीज़ की जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। K सीरीज़ डॉक्टर कलाम के नाम पे है। लेकिन पनडुब्बियों की दुनिया में एक नियम है, रूल ऑफ थर्ड्स। ये कहता है कि आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है हमेशा 1/3 होती है। क्यों? एक पनडुब्बी किसी काम से बंदरगाह पे होगी, क्रू का रोटेशन होगा, रसद लेने आएगी या अपनी मैगजीन्स लोड करने आएगी, और एक होगी ट्रांजिट में, पोर्ट से आपके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी AOR की तरफ या AOR से पोर्ट की तरफ गश्त को जा रही होगी या लौट रही होगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई हर 3 पनडुब्बी पर 1 पनडुब्बी। न्यूक्लियर ट्रायड के लिए किसी देश को इसीलिए कम से कम 3 SSBN चाहिए, माने ऐसी 3 परमाणु पनडुब्बियां जो समंदर की गहराई से न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल चलाएं, ताकि हर हाल में
साल के 365 दिन 2400 घंटे कम से कम एक पनडुब्बी गश्त पर हो और दुश्मन को यह डर लगा रहे कि अगर उसने हमला किया तो चाहे सब खत्म हो जाए, समंदर की गहराई में एक शिकारी हमेशा मौजूद रहेगा जो बदला लेगा। भारत ने 2016 में आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया, 2024 में आईएनएस अरिहंत को कमीशन किया और 3 अप्रैल 2026 को आईएनएस अरिदमन को कमीशन किया। अब भारत सरकार इन पनडुब्बियों के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। ऐलान के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बस इतना पोस्ट किया कि शब्द नहीं शक्ति है अरिदमन। अगर आप इन पनडुब्बियों के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो रक्षा मामलों पर हमारा शो फौजी देखिएगा, जिसके एक एपिसोड में हमने इन्हीं सबमरीन्स को डिस्कस किया है। लिंक आपको एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी नोट पर आज का अलिफ लैला हम कंक्लूड करते हैं। इसे कमल ने लिखा और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।